आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। अभी हम सेट ही कर रहे थे, हमको लगा कोई नहीं आएगा क्या। स्क्रीन विजिबल है? टाइप इन चैट बॉक्स। समझने की कोशिश करना, बाकी चीजें हम नोट्स तुम लोग को दे दे। देखो, इसके पहले वाले हम लोगों ने क्लास में यही देखा है, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, कि ये पहला क्वेश्चन T1 में भी यहाँ पे पूछ लिया गया था कि बताइए हमारा इनर्टनेस से आप क्या समझते हो, लेबाइल से आप क्या समझते हो। आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, 3:30 पे नहीं लिए थे हम, एक ही क्लास चलती है ना, तो लिए नहीं थे उस दिन। उस टाइम हम किए थे तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। अब अकेले भूत बंगलों की तरफ पड़ा कैसे बताते हैं वहां। तो हमने पहली क्लास में यही देखा था कि थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है और काइनेटिक स्टेबल होता है कि नहीं होता इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स में। और वो एक थियोरेटिकल है। अभी क्या चीज तुम्हें ये एग्जाम में पूछा जाता है थियोरेटिकली कि ये बताओ कि काइनेटिक स्टेबल है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। बाकी तुम लोग परेशान मत हो, हमें ट्रिक भी पता है कि किस तरीके से पता करना है कि कैसे इनर्ट है कैसे लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही देखा था कि हमारे जो इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा पूछ लिया गया था। ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो क्या उसके अंदर इनर्ट एंड लेबाइल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कि अगर कोई नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है क्या उसके अंदर इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है कि नहीं। अच्छा, इनर्ट एंड लेबाइल से आप लोगों ने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि इनर्ट और लेबाइल में अंतर यही होता है कि लेबाइल मतलब होता है रिएक्टिव और इनर्ट मतलब होता है अनरिएक्टिव। यही चीज है ना? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम लोगों ने ये सारी चीज देख ली थी। यहाँ पे देखेंगे थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग आप लोग यही डालेंगे, थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ, थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट एंड लेबाइल। ठीक है, हम लोग पहले थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा हेडिंग क्या है? थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। रिकॉर्डिंग ऑन होने दे राघवी, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वहां तुम लोगों में ब्लिंक कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। हमारे साइड पे वो दिखाता नहीं है, एक बार चेक कर लेना। तो पहले आज हम पढ़ेंगे थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। थियोरेटिकली हम लोग कैसे जानते हैं कि अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रहता है तो क्या वो इनर्ट एंड लेबाइल है कि नहीं है, अगर कोई नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो इनर्ट लेबाइल है कि नहीं है। चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा, वहां लिख के बताना क्या वहां ब्लिंक कर रहा है, रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही होगी तुम लोगों में। ओ भैया, नहीं कर रही है। मेरे वाले स्क्रीन को ही पिन अप रहने दिया करो। हाँ, ब्लिंक कर रहा है। आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? यहां तक समझ में है? थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ध्यान देना। एक चीज हमें तुम्हें ये बताना, तुम लोग जितने भी तुम्हारे क्लास वाले उड़ रहे हैं हवा में, सिलेबस काफी चेंज है। वो लोग नोट्स फिरते ढूंढते फिरेंगे, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि काफी एनालिटिकल का मैक्सिमम सिलेबस चेंज है, फिजिकल का चेंज है। ठीक है, तुम लोग को धीरे से दे देंगे इसको। तुम लोग नोट्स क्या करना, जो भी वहां पढ़ाया जाएगा तुम लोग को ट्रांसफर करते जाएंगे। तुम लोग बाकी लोगों को शेयर मत करना। एक काम ये करना, वो सारी चीजें हम तुम्हें क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो यहाँ पे कराया जाएगा, जो क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन देते हैं। जैसे तुम लोग को वरुण राय सर का, या जो भी हमने क्वेश्चन बताया था ना उसके अंदर, कि पीएच वाला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वहां पे, वो हूबहू वही पीएच निकालने के लिए सेम।
भैया आवाज नहीं आ ठीक रही है, है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? और तुम्हारी आवाज हमें तक नहीं आई क्योंकि हम ऑलरेडी माइक लगाए हुए ना, दैट्स व्हाई वो मैसेज में ही होगा। आ, ठीक है, आपकी रुक रही है, हमें मैसेज में टाइप करके बताना। बीच में रुक जा रही है। आपकी आवाज मेरी आवाज रुक रही है क्या? अभी आवाज क्लियर नहीं है? चैट बॉक्स में टाइप करो। टाइप इन चैट बॉक्स। अभी आवाज क्लियर नहीं है? अच्छा, अरे वो बीच में, एक सेकंड रुक जाओ। अभी चेक करो, आवाज क्लियर है? बीच में देखो कोई फोन करता है, तुम्हारे क्लास वाली करते हैं तो बीच में रुकता है। एक बार चेक कर लो, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए हम 10 बजे क्लास लेते हैं ना, एकदम फ्री होके, कोई फोन ऑन नहीं करता, एकदम आराम से। तो एकदम कोई फोन ऑन नहीं करता तो आराम से लेते हैं। राघवी देखो, चेक करो आवाज क्लियर है? मैंने क्या बताया तुमने, ये हमने यही बताया कि हमें यही काम करना है। जो तुम्हें एनालिटिकल फिजिकल के जो सिलेबस चेंज होंगे, तुम लोग को नोट्स देंगे, बाहर किसी को मत बांटना। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है ना? बीच में रुक तो नहीं रही है? वो बीच में कोई कॉल कर रहा था, दैट्स व्हाई वो रुक जा रही थी। अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो हमें क्या देखना है, थियोरेटिकली हमें ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड इनर्ट होता है, कौन सा हमारा कंपाउंड लेबाइल होता है। अब तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो तुम लोग का पूरी इनऑर्गेनिक क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अगर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो हमारे पास जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्स दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होंगे। एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे, एक हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो थियोरेटिकली हमें ये बताना है कि भैया ये बताओ कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इनर्ट लेबाइल शो करता है, यानी कि रिएक्टिव अनरिएक्टिवनेस शो करता है, कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स रिएक्टिवनेस अनरिएक्टिवनेस शो करता है। तो आप ये कहोगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स दो तरीके का होता है, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। जिसके अंदर आप ये कहोगे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर पढ़ते हैं, इसी के अंदर टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं, इसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग इनर्ट एंड लेबाइल को डिफाइन करते हैं। हम लोग थियोरेटिकली हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग इनर्टनेस और लेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो पूरा हमें जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है, थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली हमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से अंदर ही पढ़ना है। जहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं, तो वहां आपको बताना है कि इनर्ट है कि लेबाइल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के मिलेंगे, जिसके अंदर टेट्रा और ऑक्टा मिलेगा, वहां पे हमें बताना है कि हमारे पास इनर्ट है कि लेबाइल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो हमें बताना है कि इनर्ट है कि लेबाइल है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है, ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला क्या होता है, आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और दूसरा जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा। थियोरेटिकली हमने बताया इनर्ट एंड लेबाइल, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने ये बताया, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर हमें इसी के अंदर इनर्ट एंड लेबाइल
और इसी के अंदर हमें पढ़ना है और यही हमारी लेबिलिटी और इनर्टनेस के बारे में शो करता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है बच्चों, वो 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का। अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे बारीकियों से कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन इनर्ट होता है, कौन लेबाइल होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन इनर्ट होता है, कौन लेबाइल होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कहोगे ये 2 तरीके का होता है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, एक स्क्वायर प्लेनर होता है, और दूसरा जो होता है वो टेट्राहीड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहीड्रल होता है। ध्यान दीजिएगा, टेट्राहीड्रल होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको भी पता है कि ये सारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तुम लोग को जो ऑर्गेनिक में देखो, हम ऐसे कर लेते हैं 3 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 3 दिन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर इसका लगभग आधा 50% सिलेबस का कवर हो जाएगा। तो हम लोग 3 दिन हफ्ते में एनालिटिकल कर लेंगे, 3 दिन फिजिकल कर लेंगे। और मैंने तुम लोग को जो डे 1 के क्लास में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक का, जिसके अंदर एनबीएस एलाइलिक हैलोजिनेशन पढ़ाया था ना, वही अभी कैंपस में एक ही टॉपिक पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमें क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होते हैं 2 तरीके का होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है और एक टेट्राहेड्रल होता है। देखो ये थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर एग्जाम में अगर T1 में पूछ लेता है कि थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनर्ट एंड लेबाइल इन कॉम्प्लेक्सेस बताओ, तो क्या बताओगे? आप बताओगे इसके अंदर हमें थियोरेटिकली तुम्हें लिखाएंगे कि स्क्वायर प्लेनर में इनर्ट होता है कि लेबाइल होता है, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टा में क्या होता है। तो यहां तक जाने कि हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 तरीके के होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर होता है बच्चों और एक टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, थियोरेटिकली ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो क्या बताओगे, ऑलवेज लेबाइल होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, यहाँ पे लिखोगे ऑलवेज लेबाइल। क्या होता है? ऑलवेज लेबाइल। ऑलवेज लेबाइल मतलब इसकी रिएक्टिवनेस ज्यादा होती है, और इनर्ट मतलब जो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो बताओगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जितने होंगे, पहला पॉइंट लिखोगे ऑलवेज लेबाइल। लेबाइल क्यों होगा? जाहिर सी बात है, लेबाइल यानी कि रिएक्टिवनेस होगा। रिएक्टिवनेस क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, तुम्हारे जीवन में तुम रिएक्टिव हो, फ्री हो। अब तुम्हारा क्या होगा, अगर तुमको बीच में कोई घर वाले रोक दे, यानी हिंड्रेंस क्रिएट कर दे, तो भाई उतना रिएक्टिव तो तुम नहीं रहोगी ना। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब कि सर अगर ये हमारे पास लेबाइल है तो रिएक्टिव होगा, और रिएक्टिव मतलब फ्री है। फ्री मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई, इस कंपाउंड के अंदर कोई हिंड्रेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या बताओगे, ऑलवेज लेबाइल, और दूसरा पॉइंट ये लिखोगे नो स्टेरिक हिंड्रेंस। नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपने क्या बताया कि ये ऑलवेज लेबाइल होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो कहोगे ऑलवेज लेबाइल। फिर बताओगे इसके अंदर कोई हिंड्रेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और तीसरा पॉइंट थियोरेटिकली लिखा होगा कि लेबाइल है तो मतलब क्या होगा, रिएक्टिव होगा। लेबाइल मतलब क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर रिएक्टिव होगा तो आप क्या कहोगे, लेबाइल के अंदर जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बहुत तेज होता है। रिएक्शन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। तो यहाँ पे लिखोगे फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राघवी, प्रज्ञा, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं टेट्राहेड्रल में क्या होता है। ये ऑलवेज लिखा हुआ है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें मोस्टली मतलब कुछ आपको इनर्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि मोस्टली जो होंगे ये भी लेबाइल ही होते हैं, मोस्टली लेबाइल होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, बेंडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, होता है ना, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 होता है। तो इसके अंदर D8 जो होता है, मतलब लगभग 10 में से कोई एक आपको इनर्टनेस देखने को मिलेगा, नहीं तो मोस्टली ये भी क्या होता है, लेबाइल ही होता है। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्या कहानी है? ठीक है, देखो पहले आपने क्या पढ़ा कि सर हमारा जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 तरीके का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जितने होंगे वो ऑलवेज लेबाइल रहेंगे, मतलब इसमें इनर्ट की कोई कहानी ही नहीं रहेगी, ये क्या रहेंगे, ऑलवेज लेबाइल रहेंगे।
टेट्राहेड्रल के बारे में बात करोगे तो इसमें मोस्टली लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर एक या एक दो जो होंगे, 10 में से एक या दो होंगे जो इनर्टनेस शो करेंगे। जैसे D8 कॉम्प्लेक्स है, डी में जो 8, डी का ऑर्बिटल में अगर 8 है ना, तो वो क्या होता है, इनर्टनेस शो करता है। एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो मोस्टली क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वाले भी लेबाइल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्ट्राहेड्रल के बारे में। ऑक्ट्राहेड्रल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बताओगे कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि यहाँ पे लेबाइल भी हो सकते हैं और यहाँ पे इनर्ट भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, इसमें लेबाइल भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं, इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखोगे थियोरेटिकली, मे बी लेबाइल, मे बी लेबाइल, ठीक है, और इनर्ट। ठीक है, मे बी लेबाइल और इनर्ट। तो जाहिर सी बात है, इनर्ट एंड लेबाइल किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और जो उसके अंदर रिपल्सन देखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इनर्ट है कि लेबाइल है, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो इनर्ट एंड लेबाइल है। तो यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे जो डिपेंड होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, इसके रिपल्सन पे डिपेंड करता है, मेटल और लिगेंड के रिपल्सन के बीच में डिपेंड करता है कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट है कि लेबाइल है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ कॉम्प्लेक्स लेबाइल भी हो सकता है, यहाँ पे इनर्ट भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। दो चीज कौन कौन सी है, तो पहला बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, तो भैया मेटल और लिगेंड के बीच में जो रिपल्सन होता है ना, और रिपल्सन कैसे होता है, तो आपने पढ़ा है ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ क्या है, तो वही चीज है कि यहाँ पे जो भी इनर्ट एंड लेबिलिटी डिपेंड करता है, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और उसके बीच के रिपल्सन पे। तो यहाँ लिखो क्या, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड रिपल्सन कॉज्ड बाय, एंड रिपल्सन कॉज्ड बाय, कॉस्ट बिटवीन मेटल ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपसे अगर थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि थियोरेटिकली एक्सप्लेन इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट एंड लेबाइल इन 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 कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पूछा जाएगा कि थियोरेटिकली ये बताइए कि कौन सा इनर्ट होता है, कौन सी लेबाइल होता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। कहोगे सर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है वो दो दो टाइप का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरीके का होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं वो हमेशा लेबाइल होंगे और इसके अंदर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा ये रिएक्टिव होंगे, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा। यहाँ पे बताओगे मोस्टली लेबाइल होंगे, तो लेबाइल होंगे तो ये चारों प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्टिव होंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर कोई एक मॉलिक्यूल अगर आता है जैसे D8 आ गया, तो अगर इनर्ट रहता है तो उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वो अनरिएक्टिव भी होगा और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आप ये बताओगे यहाँ पे जो होता है वो लेबाइल और इनर्ट दोनों देखने के लिए मिलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसके अंदर जो इनर्टनेस और लेबिलिटी जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और जो रिपल्सन होता है लिगेंड और मेटल के बीच के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी देखने के लिए मिलता है और वीक फील्ड लिगेंड भी देखने को मिलता है। यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी बताइए। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी। राघवी, प्रज्ञा, यहाँ अगर एग्जाम में T1 में आता लिख लोगे ना। राघवी, एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, यहाँ तक अगर हम पूछे तो बता सकते हो कोई भी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, सॉरी 4 में क्या होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होगा। ठीक है,
रोज रोज इसको रिवाइज करते रहना, बाकी लोगों से आगे निकलो, छोड़ मत देना इसको। अब हमें जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, सेकंड टॉपिक हेडिंग डालोगे, लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी थियरी। ठीक है, ठीक है। इनर्टनेस एंड इनर्टनेस एंड इनर्टेंस एंड लेबिलिटी हमें बीबीटी थियरी के अंदर। अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, बीबीटी जो थ्योरी होती है, बीबीटी थ्योरी के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, बीबीटी थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो बीबीटी थ्योरी जो बेसिकली होता है, हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, तो बीबीटी थ्योरी हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। आपको पता होगा बीबीटी थ्योरी जो दी गई थी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दी गई थी, यही थी गई थी ना, ध्यान दीजिएगा, टेट्रा में नहीं दी गई थी, ऑक्टाहेड्रल। तो हमें यहाँ पे इनर्ट एंड लेबिलिटी हमें ऑक्टाहेड्रल में बताना है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, हम लोगों में पूछा जाता है टी1 में कि इनर्टनेस एंड लेबिलिटी बताओ बीबीटी थियरी के बेसिस पे। और कोई भी अगर तुम्हें दे दिया एग्जाम्पल भी दोगे तो ये मत दे देना कि भैया बीबीटी टेट्रा में दिखा देना। बैलेंस बॉन्ड थियरी जो केमिकल बॉन्डिंग के तहत दिखाई गई थी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे दी गई थी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बीबीटी थ्योरी होती है, दो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ये जो इसके जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, बेसिकली आप देखोगे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा। जो आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, सीएफटी में आप टेट्रा ऑक्टा पढ़ते हो, लेकिन बीबीटी जो थ्योरी दी गई थी वो ऑक्टाहेड्रल में दी गई थी। और ऑक्टाहेड्रल आपको दो तरीके का, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको याद होगा, तो आउटर में होता है sp3 होता है, और इनर का क्या होता है, d2sp3 होता है। तो आपको इन्हीं दोनों में बताना है कि कौन इनर्ट होगा कौन लेबाइल होगा। समझ रहे हैं, यहां तक आपको समझ में आया? आपको आउटलाइन मिल गया, क्या मिला कि बीबीटी थ्योरी जो होती है, बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है, वो हमारा ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करती है। और ये जो होता है ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। तो आउटर ऑर्बिटल को बोलते हैं sp3d2, और ये क्या होता है, d2sp3 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके बारे में थियोरेटिकली आपको बताना क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है थर्मोडाइनमिक, अरे सॉरी, फिर हमें सीएफटी में पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया था, आप देखोगे मिड सेमेस्टर में पूछा गया था कि आपको क्या बताना है, इनर्ट एंड लेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी थियरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ लिखो गया अकॉर्डिंग टू, साथ में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी, या समझते हुए चलो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, according to balance bond theory of chemical bonding, octahedral complex या octahedral metal complexes, octahedral metal complex can be divided into can be divided into टू टाइप्स। आपने पढ़ा भी होगा टू टाइप्स कौन से। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आप एक टेबल बनाओगे, एक साइड लिखोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक साइड लिखो क्या, इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, अगर हम लोग सबसे पहला पॉइंट बात किया जाए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो आउटर स्पीयर कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3d2 होता है। अगर इनर स्पीयर कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया जाए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्या होता है? d2sp3 होता है। क्या होता है? d2sp3 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। देखो, थियोरेटिकल चीजें हैं, थियोरेटिकल चीजें में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। समझ में आ रहे हो? आप जब इसके आगे वाले में पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड यानी कि सीएफएससी में पढ़ने जाओगे तो वहां पे आपको समझना रहता है। यहाँ पे आपको क्या है, थियोरेटिकली आप पढ़ रहे हो ना, थियोरेटिकली आपने पढ़ा कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कौन इनर्ट होता है, कौन लेबाइल होता है। अब क्या पढ़ रहे हो कि इनर्टनेस एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, थियोरेटिकली आप पढ़ रहे हो कि बीबीटी में क्या होता है। तो आपने बताया कि बीबीटी दो तरीके का होता है, एक आउटर ऑर्बिटल होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2sp3 होता है। इनर है तो जाहिर सी बात है दो डी ऑर्बिटल होता है, वो अंदर की तरफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स में जो D8 मॉलिक D8 होगा, D8 हो गया, D9 हो गया, याद कर लीजिएगा, और D10 होंगे। ठीक है, D8 हो गया, D9 हो गया, D10 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, D8 हो गया, D9 हो गया, D10 हो गया, ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। पहले तो आप बताओगे ना कि डी ब्लॉक का कौन सा, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक के अंदर पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक के अंदर कौन सा D8 का मॉलिक्यूल आ गया, D9 का आ गया, D10 आ गया, तो ये क्या होंगे? जैसे होगी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। क्या करते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट बात करोगे तो इनर कौन कौन सा शो करते हैं, तो कहोगे D1 हो गया, D2 हो गया और D3 हो गया। देखो, 1 से 10 तक आपको पता है, ऊपर के जो 3 होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, नीचे के जो 3 होते हैं वो क्या करते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। क्या करते हैं ये बताओगे? ऑलवेज, ये याद कर लीजिएगा, मुजवानी याद होना चाहिए, ऑलवेज इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और बीबीटी होते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में होता है। अब आपको कैसे पता है कि भाई, अगर मान लेते कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, मान लेते हैं, बोल देते हैं, बताओ D8 में क्या होगा, इनर होगा कि आउटर होगा? पहले तो ये तो जानोगे ना कि कौन कौन से जो बेसिकली एटम होते हैं या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो D8 आउटर शो करता है, इनर शो करता है। तो कहना कि 1 से 10 तक हम जानते हैं, जिसके अंदर D8 D9 आखिरी के 3 होते हैं जो आउटर, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, और ऊपर के जो 3 होते हैं हमेशा जो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। लेकिन जो बीच में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट ये कॉमन है। आप ये बताइएगा कि जो D4 होते हैं, D5 होता है, D6 होता है और D7 होता है, ये जो 4 होते हैं वो नेचर लिगेंड के ऊपर, इसमें कोई भी लिगेंड ले लो, D8 D9 D10 में कोई भी लिगेंड ले लो, हमेशा आउटर शो करेगा। इसमें कोई भी ले लो, D1 D2 D3 में किसी तरीके का लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन D4 D5 D6 D8 D7 जो होते हैं, ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो अलग शो करेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो अलग शो करेगा। तो बताओगे D4 D5 D6 D7 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल depend on, depend on the nature of, depend on the nature of ligand। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखोगे क्या, जो वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड जो होगा, वीक लिगेंड विल गिव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, विल गिव, विल गिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ध्यान दीजिएगा, आपने यही पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पीबीटी, दो तरीके का होता है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। फिर आपने बताया इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है आउटर ऑर्बिटल का वो sp3d2 होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो d2sp3 होता है। फिर आपने ये बताया कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, अब ये आप जानते हो कि हम लोग d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 जानते हैं। हमारे पास D8 लास्ट के जो तीन होते हैं D8 D9 D10, उसमें चाहे उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स दिया गया हो या वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स दिया रहे, कुछ भी हो वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। और जो D1 D2 D3 मतलब कोई कॉम्प्लेक्स हो उसका निकालो, एक D1 है तो हमेशा क्या करेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बीच के D4 D5 D6 D7 जो होते हैं, ये जो होता है ऑर्बिटल जो होता है, इसका जो ऑर्बिटल कौन इनर होगा कौन आउटर होगा, ये लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो वो आउटर ऑर्बिटल शो करेगा, अगर जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? आज तुम्हें क्या करना है, यहां तक तुम्हें रिवाइज करके आना सभी लोगों को, ताकि कल हम बताएं किसमें इनर्ट होता है किसमें लेबाइल होता है, तो आप प्रॉपर तरीके से बता सको। हालांकि ये एग्जाम में लिखने के लिए आता है 12 नंबर में या 6 नंबर में। ठीक है। तो क्या मैं इस क्लास को यहीं पे रोक सकता हूँ, कल आप रिवाइज करके यहाँ पे आएंगे? देखो ये सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए आपको कि बीबीटी में अगर D8 D9 D10 होता है तो क्या होता है, और D1 D2 D3 होता है तो क्या होता है। तुम लोग स्पीड में मत चलो, 3-4 महीने अभी हैं। हम जिस हिसाब से तुम्हें लेके चल रहे हैं उसी हिसाब से स्लो स्लो और हर चीजों को बारीकियों से समझते हुए चलो। ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक दिन का चैप्टर नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पीपीटी में पढ़ा दिया गया कि एक ही हफ्ता में निपटा के इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर चीज को बारीकियों से समझो कि भाई किसमें क्या होता है। हम लोग का माइंड देखो, हम चाहे तो 1 घंटा तुम्हें बांट देंगे, 1 घंटा 2 घंटा लगातार, लेकिन बच्चों को टीचर भी जो मेन कैंपस पढ़ाता है तो उतना ही पढ़ाता है जितना बच्चों को समझ में आना चाहिए। समझ, जैसे वो थोड़ा ही पढ़ाता है सॉलिड पढ़ाता है। ब्रांच कॉलेज में एक के हाली में बांट देते हैं सब, घर पे शादी रहती है ना उन लोग के, एक के हाली में बांट दो, आए भले ना जा, पैसा तो ले लिए हैं 23,000। चलो ठीक है, इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। ओके।